निश्चित रूप से एक गैर संवैधानिक कार्य है। सरकार इस गैर संवैधानिक कार्य को आगे बढ़ा रही है। देखिए, संसदीय समिति का एक रिपोर्ट है। उस हम्म। रिपोर्ट के आधार पर एक जियो है, भारत सरकार का हम्म। एक जियो है कि हम्म। भारत सरकार कहीं भी कोई नियुक्ति, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, इवन हम्म। आपातकाल की स्थिति में, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं फ्लड आ जाए, ऐसी स्थिति में भी सरकार अगर कोई नियुक्ति करती है, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्परेरी तौर पे हो, हम्म। 45 दिन से ज्यादा कोई भी नियुक्ति अगर होती है तो उसमें हम्म। रिजर्वेशन के नियमों का फॉलो करना ही पड़ेगा। बाबा साहब ने जो प्रावधान किया इस देश के दलितों में, इस देश हम्म। का दलित जो भी इस देश की व्यवस्था में शामिल हुआ, उसके पीछे आरक्षण है। अब ऐसी हम्म। स्थिति में दलितों को पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, उनको आगे की हम्म। तरफ सोचना चाहिए। अब ओके। उनकी मांग सिर्फ सरकारी पदों पर आरक्षण की नहीं होनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि वे संस्थान जो भारत के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, भारत का जल का उपयोग करते हैं, भारत की जमीन का उपयोग करते हैं, भारत की हवा का उपयोग करते हैं, वे संस्थानों को रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। लेटरल एंट्री को लेकर एक बार फिर से हंगामा मचा हुआ है। 45 पदों पर भर्ती निकली है, जहां पे लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती होनी है, यानी पिछले दरवाजे से भर्ती होनी है। हमारे साथ है सतीश प्रकाश जी, सोशल एक्टिविस्ट और एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक रखते हैं। आ, उनसे हम इस बात पर चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन 45 सीटों के लिए लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती निकली है, अगर यूपीएससी के जरिए परीक्षा के माध्यम से ये भर्तियां होती तो इसमें तकरीबन 23 अभ्यर्थी दलित, इसमें 23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज से चयनित होकर आए थे। लेकिन अब इसकी संभावना नहीं के बराबर है। तमाम राजनीतिक दलों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसको लेकर विरोध जताया है, चंद्रशेखर आजाद ने विरोध जताया है, आजाद समाज पार्टी के चिराग पासवान ने विरोध जताया है इसको लेकर के, और कहा है कि ये नहीं चलेगा। लेकिन इस तरह की बातें होती हैं, सांकेतिक रूप से विरोध जताया जाता है, और साल दर साल ऐसी भर्तियां निकलती जा रही हैं। और मेरी जानकारी में तकरीबन 52 से ज्यादा पद ऐसे हैं जिसमें लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती हो चुकी है। सतीश जी, ये कितना बड़ा मुद्दा है? पहले भी हो चुकी है, ऐसे ही विरोध हुए, लोगों ने टिप्पणी की, लोगों ने सोशल मीडिया पे आंदोलन चलाया, लेकिन भर्तियां तो फिर होने शुरू हो गई, फिर से नोटिफिकेशन आ गया। नहीं, देखिए, आरक्षण को लेकर के देशव्यापी चर्चाएं, हम्म। तमाम संवैधानिक संस्थाओं में एक चर्चा है। और हम्म। ये सवाल विपक्ष से भी लोग बात पूछते हैं, जो सरकार में है उनसे भी जो सवाल पूछते हैं। और ये जी। एक निश्चित रूप से एक गैर संवैधानिक कार्य है। सरकार इस गैर संवैधानिक कार्य को आगे बढ़ा रही है। देखिए, संसदीय समिति का एक रिपोर्ट है। उस हम्म। रिपोर्ट के आधार पर एक जियो है, भारत सरकार का हम्म। एक जियो है कि हम्म। भारत सरकार कहीं भी कोई नियुक्ति, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, इवन हम्म। आपातकाल की स्थिति में, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं फ्लड आ जाए, ऐसी स्थिति में भी सरकार अगर कोई नियुक्ति करती है, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्परेरी तौर पे हो, हम्म। 45 दिन से ज्यादा कोई भी नियुक्ति अगर होती है तो उसमें हम्म। रिजर्वेशन के नियमों का फॉलो करना ही पड़ेगा। अब मुझे हम्म। नहीं समझ में आ रहा कि सरकार किस नजरिए से देख रही, या तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो सरकार को किस तरीके से कहते हैं। ये हम्म। निश्चित रूप से एक दलितों के ऊपर एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हमला है। दूसरी बात में इसका एक दूसरा पक्ष और भी, जी। कि सरकार अगर ऐसी कोई नियुक्ति करना चाहती थी तो हम्म। कहीं ना कहीं सरकार ने रिजर्व पदों के ऊपर अपनी मनपसंद के लोग, गैर आरक्षित वर्गों से आने वाले लोग, क्योंकि अगर हम्म। सरकार 45 पदों का सर्जन करती है या कोई ऐसी हम्म। लेटरल एंट्री बनाती भी है तो हम्म। आपको बाकायदा वर्क स्टडी कराना होता है, और वर्क हम्म। स्टडी के आधार पर आपको नए पदों का सर्जन करना होता है। लेकिन यहां हम्म। सरकार ने एक खेल और भी किया है कि यहाँ हम्म। नए पदों का सर्जन नहीं है। कहीं भी ओके। सरकार ने ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई जहां से वर्क स्टडी होती हो, नए पदों का सर्जन होता हो। जो पुराने पद हैं उन्हीं हम्म। पदों के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार अपने पसंद के लोगों को बैठा रही है। और हम्म। निश्चित रूप से ये आरक्षण के नियमों का सीधा सीधा वायलेशन है। दो बातें आपको कहूंगा, जी। आरक्षण को लेकर के रोज नई नई घटनाएं घटती हैं। आरंभिक अवस्थाओं में देखिए, हम्म। आरक्षण को लेकर के नजरिया देखिए आप, कि जब ये हम्म। देश आजाद हुआ
तो सरकार तमाम पदों पे जो रिक्त पद थे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, वहां एक शब्द लिखती थी अवेलेबल, नॉट हम्म अवेलेबल। और हम्म जब वो 70-75 के दशक में दलित पढ़ा लिखा आया, तो वहां हम्म, उसने नॉट सुटेबल शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया। जी। पहले अवेलेबल नहीं थे और बाद में सुटेबल नहीं थे। और जब हम्म सुटेबल के 90 का दशक आता है, तो हम्म 90 के दशक में आते आते कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव, उन्होंने बड़ी हम्म चालाकी के तहत उदारीकरण के नाम पर, डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत सारे सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। मेरा कहना यह है कि हमको 90 के दशक में भी सवाल तमाम देश के दलितों ने ये कहा था कि जी। भाई जिन सरकारी संस्थानों का आप कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में आपको रिजर्वेशन देना चाहिए। उसके बाद हम्म आप और देखिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आती है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाकायदा एक मंत्रालय बना दिया, डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय ही बना दिया। तो एक कहीं ना कहीं इस तरह का जो जामा पहनाया जा रहा, देखिए ऐसी स्थिति में इस देश के दलितों को क्या करना चाहिए मेरे हम्म, हिसाब से। अब जी। बहुत पीछे सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम्म बाबा साहब ने जो प्रावधान किया इस देश के दलितों में, इस देश हम्म का दलित जो भी इस देश की व्यवस्था में शामिल हुआ, उसके पीछे आरक्षण है। अब ऐसी हम्म स्थिति में दलितों को पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, उनको आगे की हम्म, तरफ सोचना चाहिए। अब ओके। उनकी मांग सिर्फ सरकारी पदों पर आरक्षण की नहीं होनी चाहिए, उनको हम्म कहना चाहिए कि वे संस्थान जो भारत के परंपरागत संसाधनों का उपयोग करते हैं, भारत हम्म का जल का उपयोग करते हैं, भारत की जमीन का उपयोग करते हैं, भारत की हवा का उपयोग करते हैं, वे संस्थानों को रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा, चाहे वो हम्म। कोई भी व्यक्ति हो। दूसरी बात, लेकिन कहीं ना हाँ, कहीं जी, जी, लेकिन सतीश जी, दूसरी बात पे आने के पहले आपने खुद कहा कि पहले था कि नॉट अवेलेबल, फिर आया नॉट फाउंड सुटेबल, अब आगे लेटरल एंट्री। तो ये जो अभी हक है आपके, जो दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के हक हैं, संवैधानिक हक, वो तो सरकारें दे नहीं रही हैं सालों से। बात सिर्फ इस गवर्नमेंट की नहीं है, आपने खुद कहा, नरसिम्हा राव का जिक्र किया। सालों से सरकारें तो दे नहीं रही हैं, फिर आप दूसरी जगहों पे रिजर्वेशन मांगने की बात कर रहे हैं, तो जो अवेलेबल है संवैधानिक रूप से वो तो दे नहीं रही है, वहां पे खेला किया जा रहा है। फिर नई मांग का क्या मतलब है? नहीं नहीं, देखिए मैं एक बात आपको बड़ा गंभीरता से रखना पड़ेगा जी। कि एक कहावत है कि बारात दरवाजे पे हो और तभी आप जो है आप अपनी रसोई सजाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको ये बात माननी पड़ेगी कि हमको जो आरक्षण मिला है, उस आरक्षण में देखिए दो घटनाएं घटती हैं, खुद बाबा साहब जी के लिटरेचर में ये है कि 1832 का दलित, अहमदनगर एक जगह है मुंबई प्रेसिडेंसी में, 1832 का दलित ये अंग्रेजों से ये मांग कर रहा है कि उनको अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। 1832 का दलित पूछ रहा है। दूसरी बात, 1907 का एक दलित बाकायदा जनगणना आयुक्त को यह चिट्ठी लिखता है कि हमारी आबादी को हिंदुओं की आबादी से अलग किया जाए। और हम्म देखिए उस चिट्ठी का प्रभाव क्या होता है कि बाकायदा इस देश का दलित 1911 की जो जनगणना हुई उसमें 10 मानक तय किए गए और कहीं ना कहीं वो आबादी अलग होगी। उसके बाद हम्म 21 और आपके बाद 31 आता है। तो हम्म कहीं ना कहीं सरकारों के पास वो आंकड़े रहे और उन हम्म आंकड़ों के आधार पर भारत में उनकी हिस्सेदारी कितनी होगी, ये आंकड़े ही उसके आधार बने। मेरा कहना यह है कि अब हम्म हमको ये बात सोचनी पड़ेगी। ठीक है, हम्म कल 10 साल पहले वाले लोगों ने क्यों इसको एक समय ऐसा भी आया, एक समय था कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लेकर के दलित के मुख्य एजेंडे में था, लेकिन कुछ हम्म हालात चेंज हुए, कुछ परिस्थितियां चेंज हुई। अब वो समय है कि हम्म आपको प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन सरकार दे या ना दे, लेकिन आपको हम्म। सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि लेकिन ये उनका मांग प्राइवेट। तो मैं खुद देख रहा हूँ कि पिछले एक दशक से मैं देख रहा हूँ कि मांग लगातार करती की जा रही है। उदित राज ने तमाम आंदोलन चलाए इस बारे में, और तमाम और संस्थाओं ने। नहीं नहीं, लेकिन देखिए इसके सुनिए, बावजूद भी नहीं तो एक दिक्कत सामने खड़ी हो गई है ना, लेटरल एंट्री को लेके। नहीं, आप देखिए दो चीजें हैं, 100%। देखिए दो चीजें हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध ही एक रास्ता है, आंदोलन ही एक रास्ता है, सड़क का एक रास्ता। इस देश के दलित ये उम्मीद करें कि चलो सरकार से तो वो ना उम्मीद है, लेकिन जो विपक्ष में है, आप देखेंगे कि भारत की तमाम क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे वो साउथ की पार्टियां हो, चाहे वो आपका महाराष्ट्र की पार्टी हो, जी। कोई भी जो पिछड़े चलाते हैं, वो भी पार्टियां, आप देखेंगे कि आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी,
जो आजाद समाज पार्टी या पासवान जी के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनके सिवा सिर्फ तेजस्वी यादव ने ये मांग रखी। बाकी हम्म। जो मुख्य विपक्षी दल है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को अलग किया। एक कहावत हमारे यहाँ चल रही है कि जी। अभी चुनाव, लोकसभा के चुनाव की चिता की आग भी ठंडी ना हुई थी कि हम्म। विपक्ष का तमाम लोगों का चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया। वो हम्म। लोग अभी अभी राहुल गांधी जी ने जो आरक्षण के अंदर वर्गीकरण है उसके ऊपर हम्म। कोई स्टेटमेंट नहीं है। अभी हम्म। उनके यहाँ मीटिंग ही चल रही है। अभी खड़गे जी के घर पे जो मीटिंग की शुरुआत हुई थी जी। वो अभी मीटिंग का कोई परिणाम नहीं निकला। जी, और अखिलेश मुझे जी को मुझे ये लगता समझने में, है। जी, जी। जी, जी, कंप्लीट करिए। नहीं नहीं, देखिए, सुनिए सुनिए, आंदोलन दलित करेगा, उसमें जो उनका साथ देगा उसको वोट देगा, उसके बारे में सोचेगा, उसकी बात सुनेगा। जो हम्म। दलितों के दुख दर्द में साथ नहीं है, जो दलितों के आरक्षण की लड़ाई में उनके साथ नहीं है, उन सब राजनीतिक दलों का कहीं ना कहीं इस देश का दलित बहिष्कार करेगा। तो सतीश भारत जी, का मुझे सबसे लगता बड़ा है जिस समूह है तरीके भाई से, जी। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि खड़गे जी के यहाँ जो मीटिंग शुरू हुई थी अभी चली रही है, मुझे लगता है कि जो राज्यों के चुनाव है उसके पहले अगर पार्टियों ने अभी तक चुप्पी साध रखी है, तो जो राज्यों के चुनाव होने हैं हरियाणा और तमाम जगहों पे, उसके पहले तो कोई पार्टी बोलने वाली नहीं दिख रही है। नहीं अपना नहीं नहीं, पत्ता देखिए खोलती हुई नहीं दिख देखिए रही देखिए, इसका मतलब आपको लगता है ना, देखिए सरकार जो आरक्षण का वर्गीकरण हो रहा था वहां सरकार के रूप में सॉलिसिटर जनरल ने जो तथ्य रखे वो है। कहीं ना कहीं डिवाइडेशन की तरफ जा रहे थे। हम्म। जो विपक्ष है, जो आरक्षण को ना बढ़ने की बात कर रहे थे, हम्म। संविधान को ना बदलने की बात कर रहे थे। अब ये बताइए कि क्या दलित वो खाना नहीं खाता, उसके अंदर राजनीतिक सोच नहीं है, उसको अपना भविष्य नहीं चाहिए? क्या कांग्रेस को, या कांग्रेस एक वर्ग विशेष की ही पार्टी बन के रहेगी, या जाति विशेष की पार्टी रहेगी, या सारे राज्यपाल आप एक ही जाति के लगाएंगे, सारे कुलपति एक ही जाति के लगाएंगे? उसको भी तो हिस्सेदारी की बात है। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई भारत सरकार के जो कैबिनेट है वहां दलित और पिछड़ों की हिस्सेदारी बहुत नगण्य है, तो मेरे हिसाब से अब 2018 से आज ये समय आ गया है, क्या कांग्रेस कोर्ट में नहीं जाती है? कांग्रेस को भी तो वो सब चीजें देखिए, सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस के पार एक बहुत बड़ी वकीलों की फौज है, वो तमाम मुद्दों के ऊपर कोर्ट में जाकर के रखते थे। तो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ बयानबाजी करें, बाकी जो जी। लड़ाई है उस लड़ाई में वो कहीं ना कहीं साथ रहे। जैसे कल का जो 21 तारीख का जो दलितों का आंदोलन है, जी। अब ये समय है ना कि हम्म। कांग्रेस उसमें किस रूप में शामिल होती है, अखिलेश जी किस रूप में शामिल होते हैं, या हम्म। महाराष्ट्र के जो पवार साहब है वो किस रूप में शामिल होते हैं, या ममता बनर्जी उसमें किस रूप में शामिल होती है? तो कहीं हम्म। ना कहीं देखिए, दलित लड़ाई अकेला लड़ेगा, लेकिन हम्म। वोट सबको चाहिए। उनको सिर्फ दलित को एक वोट बैंक के रूप में प्रयोग करते हैं। एक छोटी सी बात के साथ मैं कहूंगा कि दलितों का जी। अगर पॉलिटिकल बिहेवियर बता देना हम्म। चाहता हूं लोगों को कि हम्म। दलित बहुत भावनात्मक होता है और वो हम्म। बहुत उसकी चीजें बहुत जल्दी से भूलता नहीं है। जो हम्म। दलित देश की आजादी के बाद में तमाम कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से भी, हम्म। के बावजूद भी कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन एक घटना ने उसके राजनीतिक चरित्र को बदल दिया। जब हम्म। बाबू जगजीवन राम जी के साथ कांग्रेस ने जो धोखाधड़ी करी, उस हम्म। धोखाधड़ी का परिणाम ये रहा कि पूरा देश के दलितों ने कांग्रेस से कहीं ना कहीं दूरी बना दी। किनारा कर कांग्रेस के दिया। दो ही वोट बैंक है, हम्म। कांग्रेस के भारत में दो ही वोट बैंक थे, या तो दलित या फिर मुस्लिम। मुस्लिम अकेला कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस के साथ इस देश का मुस्लिम तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक उसके साथ दलित नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अकेला मुस्लिम सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ये हम्म। सारे फैक्ट्स हैं। मेरा कहना यह है कि जो आंदोलन है उस आंदोलन में राहुल गांधी जी या अखिलेश जी या कोई भी व्यक्ति एक हम्म। सहभागिता करे। एक छोटी सी बात हम्म। और कहूंगा हम्म। कि देखिए, ये भारतीय राजनीति का संक्रमण काल चल रहा है। इस हम्म। संक्रमण काल में कहीं ना कहीं जो दलित वर्गों से आने वाले लोग हैं, चाहे वो हम्म। किसी भी दल में काम करें, आज आरक्षण की लड़ाई में उनको इस देश के दलितों का साथ देना चाहिए। अपनी हम्म। पार्टी के ऊपर ये दबाव डालना चाहिए कि हम्म। आरक्षण दलितों की एक जीने मरने का प्रश्न है। उनको हम्म। सिर्फ ये बात कहने से या आश्वासन देने से नहीं होता। कैबिनेट हम्म। के आश्वासन से, अगर अगर कोई भी बात होती है, कोई भी सुझाव होता है, आपको मालूम है सुझाव क्या होता है? हम्म। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का प्रभाव सरकारी तंत्र पे नहीं पड़ता, लेकिन जो हम्म। लोअर कोर्ट होती है उनके लिए एक नजीर होती है। तो जी। उस सुझाव को कहीं ना कहीं अथॉरिटी के रूप में जो जो लोअर कोर्ट है, जो न्याय व्यवस्था है,
वो उसको हम्म। प्रयोग करेगी। जी अगर सतीश जी। ये अगर ये जी। कैबिनेट के ये जी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का सुझाव आया, आप भी उसी बात पे थे। सुझाव के बाद देश में जो आंदोलन चल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 21 अगस्त को एक बंद बुलाया गया है दलित समाज के तमाम लोगों की तरफ से। इसी के ठीक जब देश उसी के बीच में उलझा हुआ था, तमाम जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उसी के बीच में उलझे हुए थे, तो इसी बीच में ये लेटरल एंट्री वाली बात आ गई। तो क्या ये एक मौका देख के किया गया कि ठीक है, अभी तो लोग उसमें उलझे हुए हैं, फिर कहाँ कहाँ विरोध करेंगे? नहीं, और और निश्चित और देखिए। अब इसको लेकर क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, 20 साल पहले या 25 साल पहले का दलित मूवमेंट और आज के दलित मूवमेंट में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हम्म। 25 साल पहले कोई भी व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक दल के साथ काम कर रहा था, तो उसके साथ साथ वो दलितों की समस्याओं को कहीं ना कहीं उस पार्टी के सामने जाकर के रखता था। ये हम्म। बातें हमने देखी है। मान्यवर काशीराम जी से पहले भी लोगों ने राजनीति की है। वहां भी अगर आप देखेंगे, उसमें पासवान जी भी हो सकते हैं, बाबू जगजीवन राम जी भी हो सकते हैं, या बीजेपी के अंदर भी काम करने वाले लोग हो सकते हैं। मुंडे साहब ने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं। वो आरंभिक रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़े रहे। जी जी, लेकिन गोपीनाथ आज मुंडे। का जो दलित है जी, आज का जो दलित है, उसको ऐसा लगता है कि जिस दल के लिए वो काम कर रहा है, उस दल को अगर वो सलाह भी नहीं दे सकता, उनके सामने कोई बात भी नहीं कर सकता, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं नाराजगी तरी हो जाएगी। एक छोटी सी बात देखिए, अब मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से इस देश की जो प्रथम आदिवासी महिला है, उसको राष्ट्रपति बनने का मौका निश्चित रूप से बीजेपी ने दिया। लेकिन आप नाराजगी देखिए ना, कि जब जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी व्यक्त करने का ये भी एक तरीका था। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक आक्रोश था। और आदि दिवस की जो आदिवासी दिवस की जो है, कहीं ना कहीं वो एक दुख की घड़ी में वो उनको एक आशीर्वाद भी नहीं दे पाए। तो ये दुख व्यक्त करने का तरीका भी हो सकता है। जब आप देखेंगे कि राष्ट्रपति रहे के आर नारायणन साहब, तो जब के आर नारायण साहब जब राष्ट्रपति रहे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब वो जजों की एक लिस्ट भेजी, तो उन्होंने जी। वापस कर दिया। उन्होंने दोबारा हम्म। भेजी, उसमें बाकायदा नोटिस करके वापस किया कि कहा हम्म। इसमें दलित दिखाइए, दलित कहाँ है। तो ये हम्म। तरीका है। आप एमपी रहे, आप विधायक रहे, कहीं ना कहीं मैं फिर ये कहूंगा कि जिस जी। सोसाइटी से आप आते हैं, उस सोसाइटी के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है। जी। दलित अगर कोई आंदोलन करता है, या दलित हम्म। कोई आरक्षण को लेकर के भारत में कोई मुहिम अगर चलाना चाहता है, तो हम्म। तमाम राजनीतिक दल उनको ये भूल करके कि वो किस विचारधारा के साथ खड़े हैं, कहीं ना हम्म। कहीं उनको दलितों की इस लड़ाई में साथ देना चाहिए, और निश्चित रूप से इसका उनको लाभ भी मिलेगा। जी जिस पार्टी के लिए सतीश वो जी। काम करते हैं, वहां भी उनका कद बढ़ेगा जी। जी तो सतीश जी, अब मेरा आखिरी सवाल है, अगला कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि चर्चा हो जाने से और सोशल मीडिया पे विरोध जता देने से या फिर मीडिया के सामने आके कह देने से कि हम होने नहीं देंगे, बात बनती नहीं है। निश्चित तौर पे जो लेटरल एंट्री है या फिर इस तरह की चीजें आती हैं जो संविधान के खिलाफ है, इसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। एक मजबूत आवाज उठनी चाहिए, जैसा कि 13 पॉइंट रोस्टर के समय उठा था और उसको वापस किया गया था। अब जो सामाजिक आंदोलन के लोग हैं, जो राजनीतिक दल हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनका दायित्व क्या है? किस तरीके से इस पर ब्रेक लगाया जा सकता है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, पहले भी हो चुका है, और छुटपुट विरोधों के बावजूद ये फिर दोबारा भी हो रहा है। अगर बड़ा आंदोलन नहीं हुआ तो क्या ये फिर दोबारा नहीं होगा? होना क्या चाहिए? नहीं, देखो, देखिए अगर अगर हम दलितों के आंदोलन को देखते हैं, तो अभी दलितों के जो भी आंदोलन हुए, वो पॉलिटिकल लोगों ने नहीं चलाए। वो कहीं ना कहीं सामाजिक लोग ही उस आंदोलन को चलाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल लोगों की अपनी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन यहां आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अब ये समय अलग है। यहां कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोगों को अपनी अपनी जो भी उनका हित है, उससे आगे बढ़ करके, उसको छोड़ करके, कहीं ना कहीं इस देश का दलित अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अगर अगर उसके अंदर एक जिजीवा सा इस देश की व्यवस्था में शामिल होने की, जो बाबा साहब ने एक आस जगाई कि आप एजुकेटेड बनो, और तमाम लोगों ने एजुकेशन की तरफ चले गए। ऐसे ऐसे लोग जो साधन विहीन थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और इस देश की व्यवस्था में शामिल हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर हताश की तरफ इस देश की जो दलित है, अगर वो हताशा की तरफ ना चला जाए, कहीं ना कहीं उसको हताशा से हटाना चाहिए।
तमाम जो राजनीतिक दल है उनमें काम करने वाले लीडर्स को आगे हम्म, आकर के उसका एक सहारा बनना चाहिए। जो सामाजिक लोग हैं उनको भी एक बात जरूर कहेंगे कि सिर्फ हम्म, इसको एक व्यक्ति की कहानी ना बना करके उसको हम्म, सामूहिक लड़ाई बनाया और ठीक। उसमें तमाम तंत्र रहेंगे। और दूसरी बात जो मुझे लगता है कि हम्म, 21 तारीख के आंदोलन के बाद अगर सरकार का रुख कोई बहुत बेहतर नहीं रहता तो हम्म, निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन आपको करना ही पड़ेगा। हम्म, आरंभिक अवस्थाओं में एक बड़ा समूह ना करा करके आप गांव गांव हम्म, जाकर के बिगुल बजाना पड़ेगा। आम व्यक्ति की उसके अंदर कहीं ना कहीं सहभागिता तय करनी पड़ेगी। ग्रामीण लेवल के ऊपर जाकर के, पंचायत लेवल के ऊपर जाकर के आप वहां जो भी पढ़ा लिखा आदमी होगा। और इसमें एक चीज और भी बताऊंगा कि इस आरक्षण की लड़ाई में जो एक दलितों का जो एक नौकरी पेशा लोग, ठीक। उनको भी अपने पूरे संसाधन, उनको हम्म, निश्चित रूप से संसाधन विहीन एक समाज है और इस हम्म, आंदोलन को कहीं ना कहीं संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर वो व्यक्तिगत रूप से उस आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते तो उनको कहीं ना कहीं संसाधनों के दम पर या उनके परिवार के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने, लेकिन ये जी, आंदोलन कमजोर नहीं होना चाहिए। जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो अभी आरक्षण में वर्गीकरण का मामला चल रहा है, इसी बीच में लेटरल एंट्री का एक बड़ा सवाल बहुजन समाज के सामने आ गया है। निश्चित तौर पे चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि एक के बाद एक तमाम परीक्षाएं ली जा रही हैं, और बहुजन समाज की जो ऊर्जा है कहीं ना कहीं इसी में उलझ के रह जा रही है आंदोलनों के बीच में। अब निश्चित तौर पे इन सब से उलझने के लिए, इन सब का हल निकालने के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। क्योंकि जब तक अगर बड़ा आंदोलन नहीं होता है, तब तक नतीजा कुछ निकलेगा नहीं, चर्चाओं से कुछ हासिल नहीं होता। हासिल होता है तो आंदोलन से। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते रहिए दलित दस्तक, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच में साझा करिए, सब्सक्राइब करिए। संभव हो तो हमारी आर्थिक मदद भी जरूर करिए, ताकि हम ऐसे ही काम कर सकें। जय।